गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें मध्य प्रदेश के इस लेक्चर में मध्य प्रदेश की मृदा का अध्ययन करना है। मध्य प्रदेश के किस भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, और ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत रखता है। मध्य प्रदेश की मृदा पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो जब भी हम मेंस में आंसर लिखेंगे तो हमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, और उस इंट्रोडक्शन में हम विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं और विभिन्न तथ्य जो उस टॉपिक से संबंधित होते हैं वो लिखना होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा क्या है मृदा की? मृदा पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जानी चाहिए। इसलिए नहीं जानी चाहिए क्योंकि हम मध्य प्रदेश के संपूर्ण भूगर्भ का अध्ययन कर चुके हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि कार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो जीवित जंतुओं के अवशेष से निर्मित हैं, और अकार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो पर्यावरण की देन तो है, प्रकृति की देन तो है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से कार्बनिक मिश्रण की या कहना चाहिए कार्बनिक मिश्रण की समाहिता नहीं है। कार्बनिक मिश्रण उसमें किसी भी प्रकार से नहीं पाया जाता है। जीवित जंतुओं के अवशेष उसमें निहित नहीं है, तो वे हो जाएंगे अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है? तो धरातल की सबसे ऊपरी परत जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं वो कहलाती है मृदा। इसका निर्माण चट्टानों के टूटने से निर्मित छोटे एवं महीन कणों, खनिज, जैविक पदार्थ, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। मतलब सभी प्रकार के पदार्थ जिसमें जैविक पदार्थ भी हैं, खनिज पदार्थ भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों के छोटे और महीन कण भी हैं एवं खनिज पदार्थ भी हैं। इन सारे पदार्थों का मिश्रण होती है हमारी मृदा। इस प्रकार मृदा में केवल खनिज पदार्थ का समूह ही नहीं बल्कि जैविक पदार्थ भी विद्यमान होते हैं। तो खनिज पदार्थ के साथ साथ जैविक पदार्थ भी निहित होते हैं किसमें? मृदा में। सीधी सी बात है, जैविक और अजैविक मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ निहित होते हैं मृदा में। अब मध्य प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है उसको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब वे 5 वर्ग कौन कौन से हैं इसको समझना। सबसे पहले काली मृदा जो मध्य प्रदेश का एक बहुतायत हिस्सा कवर करती है, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, लैटेराइट मृदा और मिश्रित लाल एवं काली मृदा। ये 5 प्रकार की मृदाएं मध्य प्रदेश में विद्यमान हैं। क्लियर है? इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। कौन कौन सी हैं? काली मृदा है, लैटेराइट मृदा है, जलोढ़ मृदा है, मिश्रित लाल एवं काली मृदा है और लाल पीली मृदा है। अब हमको इनकी विशेषताएं पढ़ना है हर एक प्रकार की मृदा की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं काली मृदा या ब्लैक सॉइल के बारे में। क्या है इसकी खासियत? ठीक है, तो काली मृदा को रेगुर मृदा या काली कपास मृदा या करेल तथा चैरनोजैम मृदा आदि नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से नाम है काली मृदा के? एक तो हो गई आपकी रेगुर मृदा, काली कपास मृदा, करेल, चैरनोजैम मृदा। इतने सारे नाम होते हैं किसके? काली मृदा के। अब काली कपास मृदा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपन ने जब मध्य प्रदेश की चट्टानों का अध्ययन किया था तब उसमें एक तथ्य ये भी पढ़ा था अपन ने कि दक्कन ट्रैप से जो चट्टानें निर्मित हुई थी उन चट्टानों का जब क्षरण हुआ उसका क्षरण से जो मृदा का निर्माण हुआ है वो कहलाई है काली मृदा। ठीक है, तो काली कपास मृदा, करेल और चैरनोजैम मृदा ये सब एक ही प्रकार की मृदा का नाम है और वो है रेगुर मृदा या काली मृदा। यह मृदा मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल के
लगभग 43.44% भाग में विस्तृत है। लगभग आधा भाग मध्य प्रदेश का घेरे हुए है कौन सी? काली मृदा। कितना है ये? 43.44% भाग पर विस्तृत है। अब अपन ने मध्य प्रदेश के भौगोलिक इकाइयों का भी अध्ययन किया है, तो वे भौगोलिक इकाई कौन सी हो गई? जैसे मालवा के पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र, विंध्याचल एवं सतपुड़ा की घाटी में स्थित पन्ना, दतिया, ग्वालियर तथा शिवपुरी आदि जिलों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा या बहुतायत मात्रा में यह मृदा उपलब्ध होती है मालवा के पठार में, नर्मदा घाटी क्षेत्र में और विंध्याचल सतपुड़ा घाटियों में। इसके अलावा कुछ अवशेष के रूप में यह मृदा पाई जा रही है पन्ना, दतिया, ग्वालियर तथा शिवपुरी आदि इलाकों में। क्लियर है? लेकिन सबसे ज्यादा या बहुतायत मात्रा में कहां उपलब्ध है? मालवा के पठार पर। क्लियर है? काली मृदा का निर्माण दक्कन ट्रैप शैलों के विखंडन से हुआ है। यही चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी, अपन ने दक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ा था ना। तो दक्कन ट्रैप से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है, उन्हीं चट्टानों के विखंडन से निर्मित होती है कौन सी? काली मृदा। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैव पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है। तो ये कहना चाहिए कि नाइट्रोजन हो गए, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की मात्रा या तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी या फिर बहुत कम रहेगी। क्योंकि दक्कन ट्रैप का जब हमने अध्ययन किया था उसमें अपन ने ये समझा था कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार होने के बाद लावा का जमाव हुआ। ठीक है, उस लावा के जमाव से आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। वही आग्नेय चट्टान दक्कन ट्रैप के नाम से जानी गई। ठीक है, क्योंकि ये दक्कनी पठार पर अवस्थित थी। ठीक है, यही कारण है क्योंकि शुद्ध लावा से निर्मित चट्टान थी दक्कन ट्रैप, इस वजह से इसमें किसी जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन, फास्फोरस के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। जबकि चूना, मैग्नीशियम, पोटाश, एल्यूमिनियम एवं लोहा प्रचुर मात्रा में इस प्रकार की मृदा में उपलब्ध है। अर्थात ऐसे पदार्थ जो भूगर्भ के अंदर उपस्थित है। ठीक है, मतलब धरातल के नीचे जो पदार्थ उपस्थित हैं, उस प्रकार के पदार्थ काली मृदा में पाए जाएंगे। क्योंकि लावा धरातल के अंदर से ही निकला है और उस लावा की टुकड़ैल से काली प्रकार की मृदा बनी है, इसलिए वे पदार्थ जो धरातल के अंदर उपस्थित थे वे पदार्थ यहां पर पाए जाएंगे। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। तो अब ये चीज अपने दिमाग में फीड कर लेना कि इस प्रकार की मृदा में लोहे की अधिकता होती है, इसी कारण से इस मृदा का रंग कैसा होता है? काला। इस मृदा की प्रकृति क्षारीय या एल्कलाइन होती है, अर्थात पीएच मान जो है इसका 7 से ऊपर होगा, इसीलिए इस मृदा की प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। क्योंकि इसका पीएच मान 7.5 से 8.6 के मध्य होता है, इसलिए यह एसिडिक नहीं रहेगी, बेसिक या एल्कलाइन प्रकृति की रहेगी। यह मृदा ज्वार, कपास, गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है ये कपास की खेती के लिए। ये तथ्य भी अपन पढ़ चुके हैं कि इंदौर को मिनी बॉम्बे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी कॉटन मिल्स अवस्थित हैं। अब कॉटन मिल्स क्यों हैं इंदौर क्षेत्र में अवस्थित? क्योंकि यहां की मृदा काली मृदा थी, इसलिए कपास का बहुतायत मात्रा में उत्पादन हुआ था, इसलिए यहां पर कॉटन मिल्स अवस्थित थी। ठीक है, काली मृदा मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत है। तो कितने पार्ट से काली मृदा के? 2। एक है गहरी काली मृदा और दूसरी मध्यम एवं छिछली काली मृदा। तो काली मृदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक है गहरी काली मृदा और एक है मध्यम या फिर छिछली काली मृदा। अब अपन पढ़ते हैं गहरी काली मृदा के बारे में कि गहरी काली मृदा की खासियत क्या है। गहरी काली मृदा मध्य प्रदेश के लगभग 16.21 मिलियन हेक्टेयर लाख एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है।
तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है, खासकर कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये मध्य प्रदेश के कितने भूभाग में विस्तृत है, तो 16.21 मिलियन हेक्टेयर लाख एकड़ भूभाग में ये विस्तृत है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 36.5% है। मतलब ये जो गहरी काली मृदा है, ये मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 36.5% है। यह मृदा मुख्य रूप से नर्मदा घाटी, मालवा एवं सतपुड़ा के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर है? तो नर्मदा घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र एवं कहना चाहिए कि मालवा क्षेत्र में इस प्रकार की मृदा बहुतायत मात्रा में अवस्थित है। इस मृदा में चिकनी मृदा की मात्रा 20 से 60% तक मिलती है। अपन पढ़ेंगे आगे चिकनी मृदा के बारे में। चिकनी मृदा अर्थात गहरी काली मृदा में चिकनी मृदा अर्थात ऐसी मृदा जिसमें अजैविक तत्व बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो वो मृदा हो जाती है चिकनी मृदा। तो इस पूरी गहरी काली मृदा में जो चिकनी मृदा का प्रतिशत है वो 20 से 60% तक मिलता है। यह मृदा गेहूं, तिलहन, चना, ज्वार की कृषि के लिए उपयुक्त है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। फसल पॉइंट ऑफ व्यू से जो गहरी काली मृदा है उसमें कौन कौन सी फसलें उपयुक्त मात्रा में उगाई जा सकती हैं, तो गेहूं, तिलहन, चना और ज्वार। कपास नहीं उगती है गहरी काली मृदा में। सामान्य सी काली मृदा में कपास जो है वो बहुतायत मात्रा में उगाई जा सकती है। गहरी काली मृदा का विस्तार मध्य प्रदेश के लगभग 35 जिलों में है, जिनमें से होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी, सागर आदि सम्मिलित हैं। तो ये सामान्य सी चीज़ है जो आपको याद रखना है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने जो सबसे पहले पढ़ा था गहरी काली मृदा में, काली मृदा में, कि उसको रेगुर मृदा भी कहते हैं, चेरनोबिल भी कहते हैं और काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मध्यम या उथली काली मृदा या छिछली काली मृदा, यह मृदा मध्य प्रदेश के 3.06 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर विस्तृत है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.91% है। यह है कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.91% है। कौन सी? मध्यम या छिछली काली मृदा। इस मृदा का विस्तार मालवा पठार के उत्तरी भाग में, निमाड़ क्षेत्र में। अब ये चीज़ें आप लोगों को तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगर क्लिक हो रही हैं इसका मतलब है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था जब अपन ने मध्य प्रदेश का पूरे भौगोलिक इलाकों का अध्ययन किया था। ठीक है, बहुत डिटेल में करा चुका हूं मैं ये चीज़ें। मालवा पठार के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी? मध्यम या उथली काली मृदा। जो निमाड़ क्षेत्र है, खंडवा, खरगोन, वहां पे भी उपस्थित है। सतपुड़ा श्रेणी के समीपवर्ती क्षेत्रों में है, मतलब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है ना दक्षिण वाली, उसके आसपास के क्षेत्रों में भी इस प्रकार की मृदा पाई जाएगी। इसमें मुख्यतः बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर आदि जिले सम्मिलित हैं। कौन से क्षेत्र में? मध्यम या छिछली काली मृदा में। मध्यम काली मृदा का रंग भूरा अथवा हल्का काला होता है। उथली काली मृदा का रंग गहरा काला तथा पीला टाइप का होता है। ठीक है, एक सामान्य सा डिस्क्रिप्शन है इसका। ठीक है, उथली काली मृदा में 15 से 20% चिकनी दोमट मृदा पाई जाती है। ठीक है, जबकि गहरी काली मृदा में 20 से 60% तक है, लेकिन इसमें 15 से 20% तक है चिकनी दोमट मृदा। अब अपन बात करते हैं जलोढ़ मृदा की या एल्यूवियल सॉइल की। जलोढ़ अर्थात ऐसी मृदा जो जल की या जल के बहाव में बह जाती है और उस स्थान पर हमेशा एक नई मृदा आ जाती है, उसको कहते हैं हम जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा भी कहा जाता है। मतलब जलोढ़ मृदा और दोमट मृदा एक ही चीज होती है।
इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से हुआ है। यही चीज मैंने बताई आपको कि जब नदियों में बाढ़ आ जाती है तो नदियों का पानी जब फ्लो होता है तो वो अपने साथ पुरानी मृदा को बहा ले जाता है और उस पानी में जो अवसाद मौजूद हैं वे उस पुरानी मृदा की जगह ले लेते हैं। इसीलिए इस मृदा को कहा जाता है जलोढ़ मृदा। इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा कम होती है, जबकि चूना, फॉस्फोरिक एसिड, जैव पदार्थों एवं पोटाश की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। तो नदी में पत्थरों के जो अवशेष हैं वो अवसाद के रूप में धरातल पर बिछ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड, जैविक पदार्थ और पोटाश की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस मृदा की प्रकृति उदासीन होती है क्योंकि इसका पीएच मान 7 होता है। कैसी होती है इसकी प्रकृति? उदासीन। ठीक है, उदासीन क्यों होती है? क्योंकि पीएच मान इसका 7 है। क्लियर है? मध्य प्रदेश में इस मृदा का निर्माण चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कछारों अर्थात अवसादों से होता है। इसीलिए इसे कछारी मृदा भी कहा जाता है। कछार ये स्थानीय भाषा में हम सेडिमेंट्स के लिए बोलते हैं। सेडिमेंट्स मतलब अवसाद। जो टुकड़ैल, कंकड़, पत्थर नदी अपने साथ बहाकर ला रही है वह एक्चुअली में कहलाता है कछार। ठीक है, तो इस प्रकार के कछार से इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, इसलिए यह मृदा कहलाती है कछारी मृदा। अब अपन ने ये देखा कि चंबल का जो क्षेत्र है मतलब श्योपुर, भिंड, मुरैना के जो इलाके हैं उन इलाकों में इस प्रकार की मृदा बहुतायत उपस्थित होती है क्योंकि वहां पर चंबल नदी में आ जाती है बाढ़, और उस बाढ़ का परिणाम क्या होता है कि पुरानी मृदा बह जाती है और नदियों के अवसाद उस स्थान पर बिछ जाते हैं। इसीलिए चंबल नदी मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके में जिस प्रकार की मृदा छोड़ती है वो है जलोढ़ मृदा या दोमट मृदा या कछारी मृदा। उर्वरता अधिक होने के कारण यह मृदा खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से सबसे उपयोगी होती है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इसकी उर्वरता बहुत होती है। उर्वरता इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि हर वर्ष बाढ़ आएगी और हर वर्ष यहां पर पुरानी मृदा बह जाएगी और नई मृदा उपस्थित हो जाएगी। इसीलिए इस प्रकार की मृदा को कहा जाता है उर्वरता वाली मृदा, और यह खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक होती है। यह मृदा मध्य प्रदेश के लगभग 3.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में पाई जाती है और यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.57% भाग है। मतलब मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 7.57% हिस्से पर इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित भिंड, मुरैना, श्योपुर तथा ग्वालियर जिलों में पाई जाती है। ये स्थान याद रखना बहुत आवश्यक है। मतलब ऐसे जितने भी क्षेत्र जहां पर चंबल नदी का बहाव है उन सभी स्थानों पर पाई जाती है कौन सी? काली मृदा। यह मृदा गेहूं, चना, सरसों, राई, जौ आदि फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये वाला जो क्षेत्र है ना चंबल क्षेत्र, ये सरसों की हांडी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस इलाके में सरसों का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता है। यह अपन मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और क्यों होता है सरसों का उत्पादन यहां पर? क्योंकि यहां पर जलोढ़ मृदा बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। और जलोढ़ मृदा क्यों उपलब्ध है यहां पर? क्योंकि यहां पर चंबल नदी अपने साथ लगातार सेडिमेंट्स लेकर आ रही है, कछार लेकर आ रही है और उसे इस इलाके में जमाती जा रही है। इसीलिए ये जो पूरा इलाका है ना उत्तर का, क्या बोलते हैं इसे? मध्य भारत का क्षेत्र। मध्य भारत के क्षेत्र में यही कारण है कि सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अब जलोढ़ मृदा क्षेत्र में मृदा अपरदन
या सॉइल इरोजन। अभी अपन ने देखा कि ये जो पूरा चंबल का इलाका है ना, श्योपुर, भिंड, मुरैना और ग्वालियर, इस इलाके में बीहड़ों का निर्माण भी किया है किसने? चंबल नदी ने। और बीहड़ों का निर्माण हुआ ही इस कारण से है कि चंबल नदी अपने साथ बहुत सारी मृदा को ले जाती है। मृदा अपरदन का अर्थ है बाहरी कारकों जैसे वायु, जल, गुरुत्वीय विस्थापन द्वारा मृदा कणों का अपने मूल स्थान से पृथक होकर बह जाना। तो मृदा के कण जब अपने मूल स्थान से अलग होकर बह जाते हैं उसे ही हम कहते हैं क्या? मृदा अपरदन। ठीक है, तो मृदा अपरदन क्या है? इसका अर्थ है बाहरी कारकों जैसे वायु, जल, गुरुत्वीय विस्थापन द्वारा मृदा कणों का अपने मूल स्थान से विस्थापित हो जाना ही कहलाता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु या क्रीपिंग डेथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक नाम और प्रचलित हो गया है मृदा अपरदन का, और वो क्या है? रेंगती हुई मृत्यु। मध्य प्रदेश में चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र अर्थात भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर आदि क्षेत्र मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? भिंड, श्योपुर, मुरैना और ग्वालियर। ये सभी क्षेत्र मृदा अपरदन से अच्छे खासे प्रभावित होते हैं। इन क्षेत्रों में जिस प्रकार का मृदा अपरदन होता वो समझना। अवनाली का अपरदन अर्थात गली इरोजन के कारक खो गड्ढे, उत्खात भूमि मतलब बीहड़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो बीहड़ों का निर्माण होना किस प्रकार का अपरदन है? तो यह है अवनाली का अपरदन या गली इरोजन। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने के प्रभावी उपाय, ये चीज मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है। कुछ इस प्रकार का लगता है बीहड़ चंबल का। ठीक है, अब इस मृदा अपरदन को रोकने के प्रभावी उपाय क्या हैं? तो ये जो अवनालिकाएं होती हैं ना, बीहड़, उन अवनालिकाओं का भराव एवं ढलाव के सहारे वेदिकाओं का निर्माण करना। वेदिकाओं का निर्माण करना मतलब इस प्रकार का निर्माण कर दिया जाए कि मिट्टी जो है कितने भी तेज पानी आए या हवा चले बह ना पाए, इस प्रकार की वेदिकाओं का वहां पर निर्माण होना चाहिए। बीहड़ क्षेत्रों का समतलन और इन क्षेत्रों में मिट्टी को संगठित रखने के लिए पौधों का रोपण करना, क्योंकि अगर पौधे उगा दिए जाएंगे इस इलाके में तो वे पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मृदा को पकड़े रहेंगे, और जब वे पौधे मृदा को पकड़ लेंगे तो मृदा पानी के बहाव से बह नहीं सकती। और अगर इस प्रकार का कार्य हो जाए तो ये बीहड़ वाली जो भूमि है ये उपजाऊ भूमि में परिवर्तित की जा सकती है। मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना और अत्यधिक पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना। तो ऐसे जो इलाके हैं जहां पर मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है उन इलाकों में वृक्षारोपण करना और पशुचारण पर रोक लगा देने से भी मृदा अपरदन से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये थी कौन सी? जलोढ़ मृदा या फिर कछारी मृदा या दोमट मृदा। ठीक है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं लाल पीली मृदा के बारे में। क्या होती है ये लाल पीली मृदा? लाल पीली मृदा का निर्माण प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। जैसे अपन ने काली मृदा के बारे में पढ़ा था, काली मृदा का निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों के अपरदन से हुआ, मतलब आग्नेय चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ज्योग्राफी जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन ये चीज सीखेंगे कि जो आग्नेय चट्टान होती है इग्नियस रॉक, ये परिवर्तित होकर बनाता है क्या? परिवर्तित चट्टान या रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इन मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित चट्टानों का जब अपरदन होता है उससे जो मृदा बनती है वो होती है लाल पीली प्रकार की मृदा। मध्य प्रदेश में यह मृदा राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 36% भूभाग पर विस्तृत है। मतलब मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 36% एरिया पर विस्तृत है कौन सी? लाल पीली मृदा, जो मुख्यतः बुंदेलखंड एवं बघेलखंड क्षेत्रों विशेषकर मंडला, बालाघाट, सीधी,
एवं शहडोल जिलों में पाई जाती है। तो ये प्रमुख जिले हो गए कौन से? मंडला, बालाघाट, सीधी, जहां पर इस प्रकार की लाल पीली मृदा पाई जा रही है। इस मृदा में लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड की जल से क्रिया के कारण होता है। अब समझना इस चीज को, लाल रंग क्यों होता है इस लाल पीली मृदा में? लाल रंग का कारण होता है कि इस मृदा में फेरिक ऑक्साइड बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन पीला रंग क्यों हो जाता है? क्योंकि यह फेरिक ऑक्साइड जब जल से क्रिया कर लेती है तो उस मृदा का रंग पीला हो जाता है, इसलिए यह मृदा कहलाती है लाल पीली मृदा। जबकि काली मृदा में अपन ने यह चीज देखी थी कि उसका रंग काला इस कारण से है क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, फेरस की मात्रा ज्यादा है। और इस प्रकार की मृदा धान की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो यह चीज आपको याद रखना है कि ये जो लाल पीली मृदा है यह धान की कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। यह अम्लीय प्रकृति की मृदा है। अभी तक अपन ने यह चीज देखी थी कि मृदा जो है वो या तो क्षारीय या एल्कलाइन प्रवृत्ति की है या उदासीन, लेकिन लाल पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की मात्रा कम होती है और यह मृदा प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। मतलब अगर यह मृदा अपनी सूखी प्रवृत्ति पर है तो यह बंजर भूमि के रूप में पाई जा रही है। कौन सी? लाल पीली मृदा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लैटेराइट मृदा की, ठीक है। तो लैटेराइट मृदा चट्टानी मृदा है। यह कंसेप्ट बैठा लेना दिमाग में। चट्टानी क्षेत्र पर जो मृदा पाई जा रही है वो है लैटेराइट मृदा, इसीलिए इसमें चट्टानों के कण अधिक पाए जाते हैं। इस मृदा को लाल बलुई मृदा तथा स्थानीय स्तर पर भाटा भी कहा जाता है। तो लैटेराइट मृदा कैसी है? चट्टानी मृदा होती है। इसे लाल बलुई मृदा या फिर भाटा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इसका निर्माण मॉनसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। तो अब परिस्थिति क्या है लैटेराइट मृदा के उत्पन्न होने की? तो इसकी एक विशेष प्रकार की परिस्थिति है, वो है मॉनसूनी जलवायु की आर्द्रता, मतलब मॉइस्चर, और शुष्कता में अगर परिवर्तन होता है, मतलब कहना चाहिए हवा में मॉइस्चर कम या ज्यादा हो, गर्मी बढ़े या कम हो, उस परिस्थितियों में, ये सामान्य परिस्थिति जो होती है वातावरण की, उसमें शुष्कता का स्तर कम या ज्यादा हो या फिर आर्द्रता का स्तर कम या ज्यादा हो, इन परिस्थितियों में निर्मित होती है कौन सी? लैटेराइट मृदा। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। तो कौन से दो तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं लैटेराइट मृदा में? एक होता है आयरन और दूसरा होता है सिलिका। आयरन और सिलिका की बहुतायत मात्रा इसमें उपलब्ध होती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस के बारे में समझना आप लोग, जब कार्बनिक पदार्थ, जैसे कोई पेड़ है वो सड़ गया, कोई जीव है वो सड़ गया, तो ऐसे जीवित, कहना चाहिए कि जीवित पशुओं के या कहना चाहिए पादपों के, वनस्पतियों के जो अवशेष होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा बहुतायत होती है, वो जब सड़ जाते हैं ना किसी स्थान पर पड़े पड़े, तो बनता है ह्यूमस। तो इस प्रकार की मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती, इसलिए कम पाई जाती क्योंकि ये चट्टानों के द्वारा उत्पन्न हुई है। क्योंकि इन क्षेत्रों में तापमान व वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण क्षारीय तत्व एवं ह्यूमस जल के साथ घुलकर नीचे की परतों में चले जाते हैं। क्योंकि चट्टानी इलाका है, बारिश के साथ ऐसे जो तत्व हैं जो ह्यूमस का निर्माण करते हैं वो पानी के साथ बहकर नीचे के स्तरों पर आ जाते हैं। इस कारण से इस प्रकार की मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। यह मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और ऐसे क्षेत्र
बागानी फसलों जैसे चाय, कॉफी के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा जरूरत से ज्यादा होती है वहां पर इस प्रकार की मृदा पाई जाती है और यह मृदा बागानी फसलों के लिए उपयुक्त है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में अधिकांशतः इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन सी? लैटेराइट प्रवृत्ति की मृदा। इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं मिश्रित लाल एवं काली मृदा या मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल। इस मृदा को लाल रेतीली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। लाल या काली मृदा है और उसको किस नाम से जाना जाता है? लाल या रेतीली मृदा के नाम से भी जाना जाता है, जो सभी प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण है। यानी अभी तक अपन ने जितनी भी 4 प्रकार की मृदाएं पढ़ ली हैं, उन 4 प्रकार की मृदाओं का मिश्रण ही कहलाता है लाल रेतीली मृदा। यह मृदा नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से निर्मित होती है। हमने नीस चट्टानों का भी अध्ययन किया था भूगर्भिक इतिहास में और ग्रेनाइट चट्टानों का भी अध्ययन किया था। तो नीस और ग्रेनाइट चट्टानों की जो टुकड़ैल है उस टुकड़ैल से निर्मित होती है कौन सी? लाल एवं काली मृदा। मिश्रित मृदा मध्य प्रदेश के 8.11 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में पाई जाती है, जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 18.30% है। क्लियर है? मतलब मध्य प्रदेश के ओवरऑल क्षेत्रफल के 18.30% क्षेत्रफल पर यह मिश्रित लाल एवं काली मृदा बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। इस मृदा का विस्तार मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, गुना आदि जिलों में मिलता है। ठीक है, तो कहना चाहिए कि मिक्सचर है ये सभी प्रकार की मृदा का। ठीक है, मध्य प्रदेश में यह मृदा लाल पीली मृदा तथा काली मृदा के क्षेत्रों में मिश्रित रूप में तथा बुंदेलखंड के कुछ भागों में रेत और बालू के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर सिर्फ इस प्रकार का मिश्रण मिले। ठीक है, ये दूसरे तत्वों के साथ मिक्स होकर पाई जाती है। मिश्रित मृदा ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो ज्वार और बाजरा की बहुतायत मात्रा उपलब्ध या उगाई जा सकती है किसमें? मिश्रित लाल एवं काली मृदा में। तो ये थी पूरी स्टडी मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पर ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ याद रखना है। बार बार आप रिवीजन करोगे तो आपको ये चीजें रट जाएंगी, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ आपको इसके जो विशेष तथ्य हैं उनका अध्ययन करना है। ठीक है, कि इस मृदा के अन्य नाम क्या है, इस मृदा का रंग किस कारण से लाल है या पीला है या काला है, और विशेष रूप से कौन सी फसल इस प्रकार की मृदा में उगाई जाती है। कल के टेस्ट में ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इसलिए तैयारी रखना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मेंस में तो पूरा ही पढ़ना है, इससे कल का टेस्ट देने से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मृदा वाले सेक्शन से कौन से क्वेश्चन अराइज होंगे। क्लियर है? थैंक यू।